नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चौपाल कार्यक्रम जुड़ा है हमारे अन्नदाता हमारे किसानों से। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है किसान भाइयों कि हमारे प्रदेश के किसान और हमारे कृषि विशेषज्ञ आपस में बैठें चौपाल कार्यक्रम में और अपने विचारों का आदान प्रदान करें और इन विचारों से जो उन्हें जानकारी मिले वो अपने खेतों में जाकर उसको अपनाएं। तो इससे क्या होगा कि हमारे किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ेगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और हमारे किसान भाई भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसान भाइयों, जब भी हम किसानों से मिलते हैं या किसानों को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, सच मानो किसान भाइयों, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको सामयिक कृषि जानकारी देंगे और हमारे साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न सफल किसान आए हैं, साथ में कृषि विशेषज्ञ आए हैं। तो सबसे पहले मैं विशेषज्ञों का परिचय करा दूं। सबसे पहले डॉक्टर पीके शर्मा साहब हैं। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। आप पशु चिकित्सा से संबंधित या जो दुधारू पशु हैं या पशुओं को क्या इस समय करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। उनके पास में अर्जुन जी दांगी हैं। आप बागवानी या उद्यान की क्षेत्र से जो खास तौर से नर्सरी से जो संबंधित जानकारी वो देंगे, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे पास डॉक्टर मेहदी सिंह जी बैठे हैं। आप जो वर्तमान फसलें हमारे किसान भाइयों को, चाहे वो धान हो या सोयाबीन हो या अन्य खरीफ फसल हैं, उसकी सामयिक जानकारी देंगे, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं किसानों का आपसे परिचय करा देता हूं। तो सबसे पहले बहन जी से कहूँगा कि वो अपना परिचय दें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजकुमारी परमार है और मैं ग्राम सेवनिया की हूँ और जिला सीहोर ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ और स्व सहायता समूह चलाती हूँ और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के पूर्ण प्रयास करती हूँ। जी। प्रहलाद सिंह जी, आप बताएं। मैं प्रहलाद सिंह भगत जी, ग्राम सेवनिया, तहसील जिला सीहोर का रहने वाला उत्कृष्ट किसान हूँ और मैं सभी हमारे कृषक बंधुओं को मार्गदर्शन देता रहता हूँ। जी, धन्यवाद। आप बताएं। मैं संजय पाल, ग्राम मेंडोरी, केरवा रोड, भोपाल। मैं एक छोटा सा पशुपालक हूँ। धन्यवाद जी। प्रदीप सिंह राठौर नाम है मेरा, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, जोबट तहसील के ग्राम काली खेतर में आम का बाग है मेरा। बकरी पालन का व्यवसाय करता हूँ, साथ में खेती भी करता हूँ। स्वागत है आपका। आप बोलें। मैं गणेश राम पटेल, ग्राम बगरोदा से, तहसील हुजूर, जिला भोपाल से कृषक हूँ। धान की और गेहूँ की खेती करता हूँ। आपका भी स्वागत है जी। बेनीराम जी। बेनी प्रसाद मीना, ग्राम खारपी से रहने वाला हूँ, जिला भोपाल। मैं डेयरी भी करता हूँ और साथ में सोयाबीन धान की खेती भी करता हूँ। जी, स्वागत है आपका। मेरा नाम अरविंद अनोते है और मैं शाहपुर बैतूल से हूँ और मैं एक किसान हूँ। कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है जी। मैं सुरेश वर्मा, सीहोर जिले के सेवनिया गांव से कृषि एवं पशुपालन का काम करता हूँ। जी, चौपाल में आपका भी स्वागत है। आप बोलें। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार सरोरिया है। मैं शाहपुर जिला बैतूल से हूँ और कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से श्री अन्न के उत्पादन और उसके व्यवसाय में कार्य करता हूँ। जी, बैतूल से पधारे राजकुमारी, आपका भी स्वागत है। अब मैं डॉक्टर पीके शर्मा साहब से आग्रह करूँगा कि वो क्या सामयिक जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को। देखिए, वर्षा ऋतु का समय है और इसमें वर्षा ज़्यादा भी हो रही है किन्हीं क्षेत्रों में और ऐसी स्थिति में जलभराव की स्थिति भी हो रही है। मुख्य रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो वर्षा जनित रोग हैं, वर्षा ऋतु में होने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं उनमें गलघोटू नाम की बीमारी है और एक टंगिया रोग है और निमोनिया की स्थितियां भी इस वर्षा ऋतु में ज़्यादा देखने में आती हैं। साथ ही साथ इसमें जो समस्याएं हैं, पानी का जो भराव है या जगह जगह पानी रुक जाता है और कई बार स्थिति ये होती कि हमारे जो छोटे पशु हैं या बड़े हैं वो वर्षा ऋतु का जो पानी है उसको पी लेते हैं, तो इसमें दस्त की समस्याएं भी ज़्यादा देखने में आती हैं। खास तौर पर ये जो मैंने सबसे पहले जो बात कही है, गलघोटू नाम की जो बीमारी है, यह बहुत भयावह रूप लेती है और जहाँ तक मुझे ये भरोसा है, उम्मीद है कि सभी पशुपालक भाइयों ने इस बीमारी के रोग प्रतिबंधात्मक टीके अवश्य लगवाए होंगे और जिन किसान भाइयों ने अभी भी यदि अपने पशुओं को रोग प्रतिबंधात्मक टीके नहीं लगवाए हैं
ये वो समय है कि अभी भी इस बीमारी के टीके लगवाए जा सकते हैं। जी खास तौर पर आपकी गलघोटू बीमारी है, एक टंगिया रोग है, इनके टीका अवश्य आप लगवा लें। किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर शर्मा जी ने हमें बताया है कि कोई भी चाहे फसल हो या पशु हो या मनुष्य भी हो, अगर वो रोगग्रस्त है तो जो है वो प्रगति नहीं कर सकता, उसका विकास नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा। इसलिए रोग का आप देखें, स्वयं भी देखें, उनके लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं और उसका पालन करें। अब मैं अर्जुन जी दांगी से कहूँगा कि वो बागवानी में क्या सामूहिक कार्य हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, बताएं। बागवानी में जैसे अभी बारिश का मौसम है तो सबसे पहले तो जो बगीचे हैं या जहाँ पे अपनी नर्सरी है उनमें जल निकासी का सबसे पहले व्यवस्था देखें कि प्रॉपर रूप से जल निकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे पानी रुक रहा है तो उसको निकासी की जाए। और साथ ही खरपतवार, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसमें खरपतवार बहुत हो जाते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। उससे आपके कीट और रोग आने से रुक जाएंगे। साथ ही जो व्यक्ति अभी सब्जियों की या नर्सरी बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत समस्या होती है, तो वो जो प्रो ट्रे है उसमें अपने बीज उत्पादन का नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, अर्जुन जी ये बता रहे हैं कि नर्सरी तैयार किसान स्वयं करे। इससे क्या होगा, उसे पता रहेगा किस किस्म के पौधे मैं तैयार कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, या बाद में उनसे पूछेंगे। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि इस साल इंद्रदेव की कृपा हमारे प्रदेश में हो रही है, अच्छी बरसात हो रही है, किसान इससे प्रसन्न है, फसल भी अच्छी हैं। तो खरीफ फसलों में जो परंपरागत फसलें हैं, जैसे धान हो अथवा सोयाबीन हो, अन्य जो फसलें हैं, उनमें क्या सामूहिक कार्य हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, सिंह साहब बताएंगे। जी किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी खरीफ की फसलें जो सबसे पहले सोयाबीन है, धान है, इसके बाद मक्का लगाते हैं, उड़द लगाते हैं, मूंग लगाते हैं, मूंगफली लगाते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय समसामयिक कार्य के आधार पे हमें ये करना है कि हम अपनी फसलों में जो खरपतवार नियंत्रण है उस पर विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लिया धान के लिए है, तो आप धान की यदि हमारी 20 से 25 दिन की फसल हो गई है तो धान में आप खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारा पोस्ट इमरजेंसी इसमें पड़ेगा खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो बिस्पाइरिबैक सोडियम जो है उसकी आप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान ये दें कि हमें पहले से पूर्वानुमानित जो मौसम विभाग के आंकड़े होते हैं उनको देख लें कि बारिश का समय ना हो, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण दवा डालेंगे उसके बाद कम से कम 6 से 7 घंटे यदि बारिश नहीं होगी तभी उसका अच्छे उसमें उपयोग होगा। इसी तरीके से आप जो है सोयाबीन में भी खरपतवार नियंत्रण का, इसके साथ साथ किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अधिक अन्न उत्पादन के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए हमें क्या करना है, उर्वरकों का भी समावेश करना है। तो ये समय हमारा जो है टॉप ड्रेसिंग का भी होता है, उर्वरक देने का भी है। तो जैसे कि धान, किसान भाई धान का रकबा काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ा रहे हैं इस समय, तो जो किसान भाई 20 से 25 दिन की धान जिनकी हो गई है तो वो अपना 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का भी छिड़काव करें, जिससे कि सही समय में फसल को नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी, वह अच्छी बढ़वार लेगी। इस तरीके से समसामयिक कार्य के अंतर्गत यदि किसान समय पे ये सारे कार्य करते हैं तो अवश्य उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, जैसा कि सिंह साहब ने बताया है कि सबसे पहले जल निकास, कचरा नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन, ये बात आप ध्यान रखें और सतत खेतों का निरीक्षण करें, जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करें। किसान भाइयों, हमारी माताएं बहनें जो गांव में रहती हैं, ना केवल खेतीबाड़ी का आधा काम करती हैं बल्कि घर गृहस्थी का पूरा काम करती हैं। पर हमने ये देखा है कि हमारी माताएं ये भी चाहती हैं कि वो अपने परिवार के आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं भी कुछ छोटा सा व्यवसाय करें ताकि उनका भी आमदनी बढ़े। तो हमारे बीच में एक बहन जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे, अपने अनुभव बताएं कि आप किस तरह से आगे बढ़ रही हैं गांव में रह के, कहाँ से शुरुआत की आपने? स्वसहायता समूह, पहले हमने एक समूह बनाया, उससे फिर हमने दूसरा बनाया, फिर 3 बनाए, ऐसे करके हमने 6 समूह बनाए और 6 समूह को ग्राम संगठन से जोड़ के, जनपद कार्यालय से जोड़ के और ऋण के माध्यम से सभी लोगों को पशुपालन में आगे बढ़ाया और सिलाई भी सिखाई निःशुल्क शासन के द्वारा।
तो सभी सिलाई भी का कार्य भी शासन की तरफ से मिलता है। एक एक महिला को 8-8 हज़ार मंथ पड़ जाता है। ऐसा करके काफ़ी महिलाएं काम करने लगी और समूह बनाने की वजह से बात ये है कि महिलाएं बाहर निकलना नहीं चाहती थी। जो आज मैं अगर सब महिलाओं को बुलाती हूँ तो वो ग्राम सभा में भी अपनी उपस्थिति देके गाँव के सब काम अच्छे से होने लगे, महिलाओं की उपस्थिति भी होने लगी। सब कार्य में अपना मतलब जो बुद्धि वो मन में विचार उत्पन्न होते हैं वो कभी रख नहीं पाती थी, वो भी रखने लगी है। इसलिए महिलाएं काफ़ी आत्मनिर्भर के साथ साथ जागरूक भी हो गई है। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, हमारी बहनें गाँव में रहकर आत्मनिर्भर बनने के लिए समूह अर्थात सहकारिता की भावना से सारी गांव की महिलाएं इकट्ठी होती हैं और जब ज़्यादा बहनें माताएं इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर 2-3 समूह बना लेती, ऐसा बहन जी का कहना है। आप प्रहलाद सिंह जी अपने अनुभव बताएं कि इस समय क्या वर्तमान में फसलें हैं, कैसे किसान आगे बढ़ रहा जैसे आप बढ़े। जी मेरा अनुभव जो कृषि का है वो मैं आपको खास करके हमारे युवा जो कि इस समय खेती करते हैं और युवा पीढ़ी खेती से नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। खेती एक अपने भारतवर्ष का मेरुदंड है, अर्थदंड है। अगर हमने खेती को सही दिशा धारा नहीं दी तो हमारा जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वो मन लगा करके, जैसे कि अभी वर्तमान में हमने खेत पे प्रशिक्षण भी देते हैं, साथ में जो अभी ड्रोन से सिंचाई कीटनाशक की करवाई है, ताकि किसान भाई अंदर जाके सांप बिच्छू से न डरते हुए या परेशानी से बचते हुए ऐसी तकनीकी द्वारा कृषि को करे और ताकि कृषि को जैविक रूप ज़्यादा अपनाए। इसलिए जैविक, क्योंकि हमारी जैविक परंपरा खेती है और ये प्रकृति पे आधारित है। अभी इस समय किसी भी प्रकार का उर्वरक ना देते हुए फसल सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में बढ़ी हुई है और अच्छी दिशा में है। तो हम अनावश्यक हमारे कृषकों युवाओं को ये पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए कि हमारी फसल में कौन कौन सी उर्वरक की ज़रूरत होती है, कब इस उर्वरक दिया जाता है, कब कीटनाशक दी जाएगी, कब इसको इसके फ्लोअर समय में हमको कौन कौन सी व्यवस्था रखनी चाहिएगी। इस तरह से उद्यानगी में हमारे युवा साथी भाई को अच्छे फल के लिए मैंने भी अभी जो है ग्राफ्टिंग का आम का और बेर का और आपका जाम का, ये सब किसान को बताया हमारे गांव में भी और बालक सीख गए युवा साथी। हाँ, तो युवाओं के लिए बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं। किसान भाइयों, प्रहलाद सिंह जी ने 2 बातें बताई। पहली बात तो नौजवान किसान हैं, उनको पढ़ लिख कर खेती में ही नए ढंग से खेती करें तो वहाँ काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण ये बात बताई कि नई तकनीक अपनाएं। अभी तक क्या होता था किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमारे बरसात के दिनों में खेतों में जहरीली कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो कभी कभी सर्प इत्यादि, वो हमारे किसान भाई जब कचरा नियंत्रण करते हैं या खाद सींचते हैं या दवाई सींचते हैं तो उनको डस लेते हैं, उनसे काफ़ी कितना नुकसान, जनहानि हो सकती है, धनहानि तो होती है। तो उसके लिए सरकार ने ड्रोन की व्यवस्था की है, अर्थात ज़मीन के ऊपर से एक छोटा सा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जैसा होगा, वो दवाई भी छिड़केगा। ऐसा प्रहलाद सिंह जी, ये वरिष्ठ किसान ये बता रहे थे, ये तकनीक हर गांव पहुंच गई है। संजय जी अपने बारे में बताएं, आप क्या कैसी खेती करते हैं, क्या वर्तमान में क्या है? मैं तो छोटा सा किसान हूँ, मैं पशुपालन में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कृषि में कम देता हूँ। नहीं, पशुपालन में कौन कौन से आपके पास पशु में कितना दूध हो जाता है? अब मेरे पास जर्सी नस्ल की गायें हैं, भैंसें हैं जो कि हरियाणा पंजाब की नस्ल है, और कुछ देसी गाय भी हैं जिनको साहीवाल बोलते हैं, वो भी हैं। नहीं, अभी कुछ आप पूछना चाह रहे थे शर्मा जी से, पूछ लें। अच्छा, पूछें। मैं डॉक्टर साहब से एक छोटी सी सवाल था कि एकटंगा रोग जो होता है जी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए?
बिल्कुल बड़ी अच्छी बात पूछी है और ये बड़ा व्यापक रूप है। ये वर्षा ऋतु में ये जनित रोग है और ये बड़ा अपना भयावह रूप लेकर आता है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे पशु को एकटंगिया रोग ही हुआ है? तो देखिए, जब पशु अगले या पिछले पैर से लंगड़ाता है और एक पैर से, खास तौर पर एक पैर से इस पे सूजन आ जाती है पुट्ठे पर, देखेंगे। और यदि वहाँ पर हम मांसपेशियों को थोड़ा सा पालपेट करके उसको थोड़ा सा टटोलेंगे तो वहाँ चुर-चुर की आवाज़ भी आती है। इसको एक नाम चुरका का भी दिया है। चुरका यानी वो मांसपेशियाँ थोड़ी चरचर की आवाज़ करती हैं, इसका नाम। स्थान विशेष पर इसके बहुत से नाम हैं। लंगड़ी भी बोलते हैं, एकटंगिया रोग बोलते हैं, चुरका नाम की बीमारी भी इसको बोलते हैं। और ये जो है बैक्टीरिया रोगाणु द्वारा होने वाला रोग है। और इस रोग में जो है मृत्यु दर वैसे कम है इसकी, फिर भी जो है यदि असावधानी बरती, आपने यदि समय पर इसका चिकित्सा नहीं कराई तो ये अपना रूप जो है मौत के घाट भी पशु को ले जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें सावधानी ये बरतनी कि आप जो है, यदि आप थोड़ा सा भी जानते हैं, यदि वैसे कायदे में हर पशुपालक को मैं तो ये संदेश के रूप में समझाइश देना चाहूँगा कि हर पशुपालक को अपने घर में एक थर्मामीटर जो है जिससे तापमान मापा जाता है उसको रखना चाहिए। तो जैसे ही हम जो है गुदा मार्ग से उसके थर्मामीटर को ले जाएंगे और उसका जो संपर्क का समय है वो आधे से 1 मिनट तक उसको गुदा मार्ग में रखेंगे, तो उससे यदि इसका टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री तक जाता है तो आप बिल्कुल समझ जाएं, लंगड़ाने के साथ साथ यदि पशु को ये बुखार भी आ रहा है तो आप बिल्कुल तय कर लें कि मेरे पशु को जो है एकटंगिया रोग ही हुआ है। देखिए, इसकी यदि आप चिकित्सा स्वयं जानते हैं, और जानना भी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक उपचार यदि आप कर लेंगे तो पशु चिकित्सक उस समय तक आके उसका विधिवत जो भी उसका उपचार होता है वो कर देंगे और आपका पशु निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद। हाँ राठौर साहब, अपने बारे में बताएं। सर, मैं एक ऐसे जिले से आता हूँ जी जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, लेकिन हार्टिकल्चर के लिए, पेड़ पौधे के लिए अच्छा वो पूरा जिला हाँ, उसके लिए उपयुक्त। सीताफल की खेती हमारे यहाँ खेती नहीं होती, जंगलों में होता है। आंवला हमारे यहाँ जंगलों में होता था, जो अब जंगल खत्म होने के कारण वो होने लगा। तो ऐसी चीज कठिवाड़ा के इलाके में काजू जंगलों में होता है। हाँ। तो आपको ये जान के ताजुब होगा कि वहाँ अच्छा हर प्रकार, मैंने 22 भारत की 22 सिलेक्टेड वेराइटियाँ आम की, यूपी बिहार का, रत्नागिरी का, जूनागढ़ का, बलसाड़ बिलीमोरा, इन सब दूर के आमों को अपने यहाँ लाके लगाए और सभी का उत्पादन बहुत अच्छा है। केसर जूनागढ़ का उत्पाद है, मगर मेरे को आपके भोपाल में भी मैं फर्स्ट प्राइज लेके गया हूँ केसर में, मैं लखनऊ में फर्स्ट प्राइज लेके आया, मैं अभी रायपुर गया था, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी थी, वहाँ भी उसको फर्स्ट प्राइज मिला। मेरे पास आम में नूरजहाँ है जो 4 से 5 किलो का होता है। मैं आम पे रिसर्च कर रहा हूँ, आम को नूरजहाँ को मैं केसर सरी का टेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद 1-2 साल में सफल हो जाऊंगा। मैंने कड़कनाथ पे रिसर्च किया, 5 साल तक हमारे यहाँ के देसी मुर्गे को मैंने कड़कनाथ बनाया। अभी मैं बकरी पर रिसर्च कर रहा हूँ, सिरोही है, सोजत है, बरबरी है, मैं उसको देसी से क्रॉस करवा रहा हूँ। खेती में मेरा ये अनुभव है कि बाग आप गेहूं पकाते हैं तो गेहूं को साफ करें, आटा बनाएं, और अगर उसमें निखार लाना है तो रोटी बनाएं। इस चीज को सीधा गेहूं को मार्केट में बेचने की जगह उसको साफ करके बेचें, ज्यादा पैसा आएगा। उसको रोटी बना के बेचें, सब्जी के साथ बेचें, और ज्यादा पैसा आएगा, कीमत बढ़ती जाएगी। मेरा ये सोच है खेती के उसमें, जी, सीधा अनाज को मार्केट में बेचने की जगह साफ करके उसको प्रोसेसिंग करके बेचे। बहुत धन्यवाद। जी। पटेल साहब, अपने बारे में बताएं। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि खेती में ये जैसे आप कीटनाशक डालते हो, इसमें कितना जहर आता है? देखिए, कीटनाशक का जो आप प्रभाव की बात करते हैं, तो सबसे जब हम खेती में करेंगे तो कीट भी आएंगे, रोग भी आएंगे, तो उनको नियंत्रित हमें करना पड़ेगा। ठीक है, नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि आप सही समय में सही मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम ना के बराबर होता है। ठीक है,
क्योंकि आजकल किसान भाई थोड़ा सा क्या करते हैं कि उसको सही से मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं और जिस समय डालना है उस समय का भी और तरीका भी नहीं अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। आप बताइए बेनीराम जी। जैसे पशुपालन करता हूँ, मेरे यहाँ भी जैसे भैंसे सब घर ही की है। पंजाब हरियाणा में भी जैसे कोई जानवर की कंपनी या फैक्ट्री तो है नहीं है, तो अपने खुद अपने यहाँ भैंस गाय के बच्चे पालना चाहिए, तो उससे अपना उत्पादन भी बढ़ेगा, अपना खुद निजी जानवर रहेगा और खेती किसानी के लिए गोबर भी मिलेगा अपने। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि ना कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, अगर अपन जैसे पेशाब वगैरह गोबर थोड़ा मल मूत्र सब इकट्ठा करके उसमें नीम और जर्दा डाल के तो अपनी दवाई भी बन सकती है। तो अब कुछ पूछना चाहिए, बहुत बढ़िया बात आप बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश के किसान हरियाणा पंजाब से पीछे नहीं, अब तो आगे ही हो गए, आगे उत्पादन में हम वैसे भी आगे हैं। राजकुमार जी अपने बारे में बताएं थोड़ा। शाहपुर जिला बैतूल जो ट्राइबल ब्लॉक है, वहाँ पर 2075 दीदियों का एक कृषक उत्पादक संगठन बनाया हुआ है। उस संगठन के माध्यम से श्री अन्न का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। चूँकि कुछ समय पहले श्री अन्न को हमारे युवा पीढ़ी ने पहचानना बंद कर दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के कारण पुनः पूरा ब्रह्मांड उसे जानने लग गया है और हमारे किसान भी बड़े चाव से उसे उगाने लगे हैं। भरपूर प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट से उपयुक्त यह अनाज होता है और हम इन दीदियों के माध्यम से उनके खेत में, उनके बाड़े में थोड़ा थोड़ा उगा के और उससे एफपीओ के माध्यम से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करके अभी हम उसे बाज़ार में बेच रहे हैं, जिससे दीदियों को भी 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। तो आप इसका श्री जो मिलेट है उसके संबंध में जो भी लोग उगाना चाहें तो स्थानीय अपने अधिकारियों से मिले कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे बीच में आए, बहुत बढ़िया जानकारी दी। मैं डॉक्टर पीके शर्मा साहब से बहुत धन्यवाद देता हूँ, अर्जुन जी दांगी जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और मेरे पास में मेहदी सिंह जी हैं, ये तो बढ़िया आप किसानों के प्रिय हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद राम, आपने प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पधारे और अपने सुझाव हमें दिए और अपनी जागरूकता बताई और कैसे किसान आत्मनिर्भर बने इस संबंध में बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि आज के चौपाल में जो हमारे वरिष्ठ किसान आए थे, युवा किसान आए थे, कुछ बहनें भी आई थी, हमारे कृषि विशेषज्ञ आए थे। इसमें से 2 बात उभर के सामने आई कि किसान आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे है, उसे केवल अवसर की तलाश है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारे कृषि विशेषज्ञ गांव में जाएं, जैसे आज हम चौपाल में बैठे, ऐसे चौपाल में बैठ के उनको जानकारी दें, सामयिक कृषि जानकारी दें, तकनीकी जानकारी दें। अगर उनके पास योजना है तो योजना की जानकारी दें। किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में ऐसी ही नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।